नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओशरा ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, उसके कॉजेस, उसके टाइप्स एंड इफ़ेक्ट्स। यानी कि इन्फ्लेशन हमारा क्या होता है और क्या उसके कारण होते हैं, कितनी उसकी टाइप्स होती है और क्या क्या इसका प्रभाव पड़ता है इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था पे। ठीक है, तो ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगी, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लेट्स गो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है हिंदी में। इन्फ्लेशन कहा जाता है मुद्रास्फीति को। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि इन्फ्लेशन क्या होता है, तो दोस्तों इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो दोस्तों अगर मैं ऐसे डेफिनेशन के अनुसार बोलूँ तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन रेफर्स टू द राइज इन द प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली और कॉमन यूज सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस एट्सेट्रा। तो दोस्तों इन्फ्लेशन क्या होता है कि वस्तुएं, गुड्स और सर्विस की कीमतों पे जब बढ़ोतरी आ जाती है तो उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। जैसे कि डेली लाइफ में हम कोई चीज़ें यूज़ करते हैं, उस पर कोई रेट बढ़ जाए एकदम से, तो उसे क्या कहते हैं, हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई चीज़ आप आज 1 किलो आपको 10 रुपये की मिल रही है, तो कल आपको वही 1 किलो चीज़ 20 रुपये की मिलेगी। यानी कि कल भी आप 1 किलो ही चीज़ खरीद रहे थे, सेम वो थी, आपको 10 रुपये में मिल रही थी। आज आप भी अगेन 1 किलो खरीदो, लेकिन आज आपको मिल रही है 20 रुपये की। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन है, और जो ये वाली कंडीशन है ये है इन्फ्लेशन कंडीशन, यानी कि थोड़ी सी महंगाई होना और राइज ऑफ प्राइस। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इसके साथ मैं ये बता देता हूँ कि इन्फ्लेशन को कैसे क्या होता है कि जब, जैसे या मैं आपको बता रहा हूँ कि डिमांड अगर 100 kg की है और सप्लाई भी हमारे पास 100 kg की है, तो ये है हमारे पास नॉर्मल कंडीशन। यानी कि अगर हमसे कोई 100 किलो चीज़ मांगता है और हमारे पास ऑलरेडी 100 किलो चीज़ है, तो उसे ये नॉर्मल कंडीशन, ना तो इसमें रुपीज़ की बढ़ोतरी होगी, ना तो किसी और चीज़ की बढ़ोतरी होगी। लेकिन जो नीचे वाली ये कंडीशन है, इन्फ्लेशन कंडीशन है, डिमांड हमारे पास बढ़ गई है। डिमांड हमारे पास कितनी है, 100 kg की, और सप्लाई हमारे पास है 50 kg की। तो इस अवस्था में जो विक्रेता होता है, यानी कि जो बेचने वाला होता है, वो क्या करता है कि अपनी जो सप्लाई होती है उसका रेट बढ़ा देता है। रेट वो ऑटोमेटिक बढ़ाएगा, जिससे लोग उसे कम खरीदेंगे और ज़्यादा पैसे दे के खरीदेंगे। तो वो क्या कहलाता है, हमारा इन्फ्लेशन कहलाता है। इसके साथ ही दोस्तों जो डिफ्लेशन होता है वो क्या होता है, हमारा डिफ्लेशन होता है वो इन्फ्लेशन का एकदम अपोजिट होता है। क्या होता है, एकदम अपोजिट होता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो एकदम बढ़ जाना, और ये डिफ्लेशन में क्या होता है, किसी भी चीज़ का एकदम प्राइस घट जाना। यानी कि अगर हमारे पास सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, और क्या जो डिमांड है वो कम है, तो उससे क्या होगा कि अगर हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है तो हमें उस चीज़ का जो प्राइस है वो कम करना पड़ेगा, ताकि वो लोग उसे खरीदें। क्योंकि अगर डिमांड ही नहीं है मार्केट में तो लोग उसे खरीदेंगे नहीं। अगर उसे हम हायर कॉस्ट में बेचेंगे तो लोग उसे खरीदेंगे नहीं। अगर हमें उस चीज़ को बेचना है तो उस जो चीज़ है, उस पर्टिकुलर चीज़ की क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ का जो प्राइस है वो कम करना पड़ेगा, ताकि वो हमारी बिक्री हो सके चीज़ की। तो इसके साथ ही मैं बताता हूँ आपको कि कॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के होने के कारण क्या होते हैं, यानी कि महंगाई होने के कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एग्रीगेट डिमांड ग्रोइंग फास्टर देन एग्रीगेटर सप्लाई, ग्रोथ टू रैपिड। यानी कि किसी भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन आने के कारण जो कीमतों में वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई हमारी कम रह जाए तो वो क्या करेगा, उस चीज़ में क्या करेगा, वो अपने रेट में बढ़ोतरी करेगा। तो उसे क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके साथ ही हमारा अगला क्या है दोस्तों, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल हायर ऑयल प्राइसेस फीडिंग थ्रो इनटू हायर कॉस्ट। ठीक है, पीछे से कच्चे माल की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी हो तो हमारे देश में जो ऑयल बिकेगा वो भी हायर कॉस्ट में बिकेगा। जैसे कि जो विदेशों से, जो आपको पता है, जो भी ऑयल आता है बाहर से वो
बाहर से आता है, फॉरेन कंट्री से आता है, ठीक है, फॉरेन कंट्री से आता है, तो अगर उसमें रॉ जो होता है, जो कच्चे माल की कीमत होती है, अगर वो हाई रहेगी तो जो इधर बिकेगा तेल उसकी भी कीमतें हाई रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तो अगला हमारा दोस्तों डीवैल्यूएशन। तो दोस्तों हमारा डीवैल्यूएशन क्या होता है? इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एंड आल्सो द बूस्ट टू डोमेस्टिक डिमांड। यानी कि जो बाहर से हम चीज़ें लाते हैं, आयात करते हैं, उन चीज़ों पे क्या करना है, उनकी प्राइस हाई कर देना है और अपने जो घरेलू लोगों की जो डिमांड है उसे बूस्ट करना और ज़्यादा बढ़ाना। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो वैल्यू, मनी वैल्यू है वो थोड़ी ठीक होगी। क्या होगी? मनी वैल्यू ठीक होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कोई किसी देश का जो करेंसी है उसका वैल्यू है 10 यूनिट बराबर है $1 के, ठीक है। $1 की कीमत कितनी है? 10 यूरो। लेकिन अब उसके बाद डीवैल्यूएशन होने के बाद उसकी क्या होगी, हमारे देश के जो यूनिट होते हैं या किसी भी देश के जो यूनिट की वैल्यू है, करेंसी की जो वैल्यू है वो है 20 यूनिट, और जो डॉलर की वैल्यू है वो $1 ही। मतलब $1 इज इक्वल टू 20 यूनिट, और पहले कितना था? $1 इज इक्वल टू 10 यूनिट। आप देख सकते हैं पहले जो किसी करेंसी की वैल्यू 10 यूनिट थी वो अब कितनी हो गई? 20 यूनिट, यानी कि उसकी मनी की वैल्यू जो बढ़ गई है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों डीवैल्यूएशन। तो दोस्तों हमारा अगला कारण क्या है इन्फ्लेशन होने का? तो वो है एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉजेस वर्कर्स टू डिमांड वेजेस इंक्रीज एंड फर्म टू पुश अप प्राइस। तो दोस्तों ये क्या होता है? इसका मतलब ये था कि जो वर्कर है, किसी कंपनी में जो वर्कर लगे हुए हैं वो ये डिमांड करें कि जो हमारी वेजेस है, जो हमारी दिहाड़ी है, उसमें इंक्रीजमेंट लगाएं। यानी जो हमें पहले 200 रुपया देते थे अब वो हमें 250 रुपया प्रतिदिन दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर वो अपने जो वेजर्स हैं, जो अपने जो एम्प्लॉय है, उनको अगर 250 रुपया दिहाड़ी देंगे तो वो क्या करें, ऑटोमेटिकली जो फर्म है या जो कंपनी है वो क्या करेगी अपने प्रोडक्ट में, तो वो क्या करेगी अपने प्रोडक्ट में इजाफा करेगी, इजाफा नहीं, अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई करेगी। क्या करेगी? प्रोडक्ट का प्राइस हाई करेगी। तो दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन है जो मुद्रास्फीति है वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहली जो टाइप्स है वो है दोस्तों क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो दोस्तों क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्लोली इंक्रीज ओवर टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल द इन्फ्लेशन रेट राइजेज फ्रॉम 2% टू 3% टू 4% ए ईयर, ठीक है। यानी कि यह मुद्रास्फीति क्या होती है? तब होती है जब कीमतें 3% या इससे कम की वार्षिक दर से बढ़ती हैं, अनुरूप रेट से बढ़ती हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग में ना क्या होता है? रेंगना, ठीक है। यानी कि स्लोली आगे बढ़ना, ठीक है। ना कि ज़्यादा आगे एकदम से आगे बढ़ जाना, ना ही एकदम से बिल्कुल डाउन गिर जाना। तो दोस्तों जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है ये क्या होता है? धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे किसी चीज़ की प्राइस आज 200 है तो कल 202, फिर 203 या 205 या 210 हो जाएगी। तो ये क्या होता है? ये देश की जो इकॉनमी है उसके लिए सबसे बेटर होती है, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चलती है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है वो 2% से कम आ जाए, यानी कि एनुअल रेट उसका 2% से कम आ जाए, तो यह क्या होता है? बुरा माना जाता है। किसके लिए? अर्थव्यवस्था के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, या इंडियन इकोनॉमी या फिर किसी भी इकोनॉमी के लिए ये बुरा माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों हमारे सेकंड टाइप क्या है? वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब इसके नाम से ही आपको व्यक्त हो रहा है कि क्रीप में ना होता है रेंगना। जो रेंगने वाले होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं, जो वॉक में रहता है वो थोड़ा सा इनसे फास्ट चलते हैं। क्या होता है इनकी मीनिंग? व्हेन इन्फ्लेशन इज इन सिंगल डिजिट लेस देन 10%, ठीक है, ठीक है, लेस देन 10%। एट दिस रेट इन्फ्लेशन इज नॉट ए मेजर प्रॉब्लम, बट व्हेन इट राइजेज ओवर 4% सेंट्रल बैंक्स विल बी इंक्रीजिंग कंसर्न, ठीक है। वॉकिंग इन्फ्लेशन में भी सिंपली भी रेफर टू एज मॉडरेट इन्फ्लेशन। तो दोस्तों जो वॉकिंग इन्फ्लेशन वो क्या होती है? जब मुद्रास्फीति 3 से 10% के बीच होती है तो उसे क्या कहा जाता है? वॉकिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है दोस्तों। तो ये क्या होता है? सरकारों के लिए चेतावनी है कि अपनी इन्फ्लेशन है जो, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, लेकिन उससे क्या होगा? नहीं तो आपकी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था वो बिगड़ जाएगी। इस टाइप की इन्फ्लेशन को दोस्तों जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है।
तो अगली टाइप दोस्तों हमारी क्या है, रनिंग इन्फ्लेशन। अब पहले आपने पढ़ा क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगना, फिर आपने पढ़ा चलना, अब आपके पास क्या आ गया, रनिंग इन्फ्लेशन। अब आप इनके नामों से आप इनको देख सकते हैं कि क्या क्या इसका मतलब हो रहा है। रनिंग मैंने क्या होता है, दौड़ना। तो क्या होता है, व्हेन इन्फ्लेशन स्टार्ट्स टू राइज एट ए सिग्निफिकेंट रेट, इट इज यूजली डिफाइंड एज ए रेट बिटवीन 10% एंड 20% ए ईयर। एट दिस रेट इन्फ्लेशन इज इम्पोजिंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑन द इकोनॉमी एंड कुड ईजिली स्टार्ट टू क्रीप हायर। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एकदम से 10-20% के साथ तीव्र वृद्धि होती है जब, तो उसे क्या कहते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। एकदम से अनुरूप रेट में 10 या 20% से जो वृद्धि आती है उसे क्या कहते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन होती है। जैसे कोई चीज़ आज आपको 10 की मिलेगी, कल आपको 20 की, फिर आपको 30 की मिलेगी, तो जानिए ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक आप खुद सोच सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर कोई जल्दी रैपिडली कोई चीज़ इसका रेट बढ़ रहा है किसी भी चीज़ का, तो लोग उसको क्या करेंगे, एक साथ उस चीज़ को क्या करेंगे, खरीदने लगेंगे। एक साथ उन चीज़ों को क्या करेंगे, खरीदने लगेंगे, ताकि वो उस महंगाई से बच सकें। ताकि वो जब पहले उनको पता है कि आगे जाके उस चीज़ का जो प्राइस है वो बढ़ेगा और जाके, तो पहले क्या कर लेते हैं, वो उस चीज़ को एक साथ ही खरीद लेते हैं। उस चीज़ के होगा क्या, एक साथ लोगों से जब वो खरीदेंगे तो उससे चीज़ से होगा क्या कि डिमांड बढ़ेगी और क्या होगा, सप्लाई हमारी ख़त्म होते जाएगी, सप्लाई हमारी कम होते जाएगी दोस्तों। तो ये बहुत ही हानिकारक होता है हमारी अर्थव्यवस्था के रूप से। तो इस तरह की जो रनिंग इन्फ्लेशन होती है, इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, मॉनिटरी और फिजिकल एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उसे वो कंट्रोल में कर सके। अगली हमारी है दोस्तों है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो दोस्तों हमारी गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, दिस इज एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ बिटवीन 20% अप टू 1000%. At this rapid rate of price increase, inflation is a serious problem and will be challenging to bring under control. ठीक है, some definitions of galloping inflation may be between 20% and 100%. ठीक है, तो दोस्तों गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, इतनी तेज़ी से, मतलब रनिंग इन्फ्लेशन से आगे से तेज़ी से इसको बढ़ना कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। यानी कि कोई चीज़ आपको आज 500 की मिल रही है, तो एकदम से उसका प्राइस जो दुगना हो जाता है 1000 रुपये का, तो उससे क्या होगा, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन से क्या होगा, किसी के पास अगर वो 500 रुपये 1000 रुपये 500 रुपये लेके गया है, उसको पता है कि 500 रुपये की, 250 रुपये की या 400 रुपये की कोई चीज़ आ गई, मान लीजिए कि कोई चीज़ उसको 400 रुपये में मिलनी थी, उसने ये सोच के गया था घर से कि कोई चीज़ मैंने 400 रुपये की लेनी है, लेकिन उसको पता चला कि वो चीज़ क्या हो गई, 500 रुपये में ही उसे मिल रही है या फिर 1000 रुपये में मिल रही है। तो उसमें उसे क्या होगा, उसके पास क्या होगा, मनी की वैल्यू वो ख़त्म हो जाएगा, मनी की वैल्यू यानी कि उसके पास से मनी ख़त्म हो जाएगी। तो इस कंडीशन को दोस्तों क्या कहता है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो दोस्तों हमारी अगली टाइप क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन। दिस इज रिजर्व्ड फॉर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन यूजली ओवर 1000% थ्रो देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन यूजली इन्वॉल्व्स प्राइस चेंजिंग सो फास्ट that it becomes a daily occurrence and under hyperinflation the value of money will rapidly decline। क्या होता है दोस्तों, इससे हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब हाइपर इन्फ्लेशन होती है एकदम से बहुत ही जल्दी, मतलब थोड़ा सा आप इसे कहा जाता है कि ग्लोपिंग से आप इसको मैच कर सकते हैं, लेकिन ये ग्लोपिंग से भी आगे बड़ी तेज़ी से उससे भी आगे बढ़ता है। ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों कि अपनी मुद्रा से, लेकिन ये आपको बताता है कि जो ये वाली इन्फ्लेशन है बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। इस स्थिति में क्या होता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, जो देश की जो इकॉनमी होती है, वो अनस्टेबल हो जाती है। अनस्टेबल मतलब कंट्रोल में नहीं आती है, और लोगों से उस सरकार का विश्वास, उस सरकार से क्या होता है, विश्वास उठने लगता है। अगर लोगों का सरकार से विश्वास उठा तो जो फॉरेन के इन्वेस्टर होंगे वो क्या करेंगे, हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो वो भी हमारे देश से क्या करेंगे, पैसा निकालने लगेंगे बाहर, क्योंकि उनको डर है कि जो इस देश की जो अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ी है तो जो पैसे की वैल्यू है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन को क्या कहता है, हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो दोस्तों अगली टाइप हमारी क्या है, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन हमारा क्या होता है दोस्तों, वन मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इज नाउन एज कोर इन्फ्लेशन। दिस इज द इन्फ्लेशन रेट दैट एक्सक्लूड्स टेम्पररी वोलाटाइल फैक्टर्स सच एज एनर्जी एंड फूड प्राइसेस। ठीक है दोस्तों,
तो कोर इन्फ्लेशन हमारी होती क्या है, जब ऊर्जा एवं खाद्य वस्तुओं में क्या होता है, उस चीज़ों को छोड़कर बाकी बचे उत्पादों की मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है। जैसे कि जो पेट्रोल, डीजल इत्यादि जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव जब आता है तो उसमें सरकार का भी कोई नियंत्रण नहीं होता। अगर जैसे जो आपको पता होगा, जो ऑयल है हमारा वो गल्फ़ कंट्री से आता है, जो हमारा जो तेल है, वो जो कच्चा तेल आता है वो कहाँ से आता है, गल्फ़ कंट्री से आता है। अगर वो पीछे से ही उस चीज़ का जो प्राइस है वो हाई कर देंगे एकदम से, तो नेचुरली जो हमारे देश के जो देश में जो उसकी बिक्री होगी जो तेल की, तो वो ऑटोमेटिकली हाई होगी। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो दोस्तों हमारी अगली टाइप है बोटल नेक इन्फ्लेशन। बोटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है, इज द इन्फ्लेशन दैट टेक प्लेस व्हेन सप्लाई फॉल्स ड्रास्टिकली एंड डिमांड्स remains at same level. This creates excess demand in the economy as the supply cannot match with it and thus the price rise. तो क्या होगा, बोटल नेक इन्फ्लेशन दोस्तों क्या होता है कि जब किसी चीज़ में जो सप्लाई है वो एकदम से गिर जाए, ठीक है। कोई चीज़ एक दिन, कोई जो फैक्ट्री है वो एक दिन में क्या कर रही है, 100 प्रोडक्शन कर रही है किसी चीज़ की, 100 साबुन, जैसे मान लो कि कोई फैक्ट्री साबुन की, वो एक दिन में क्या कर रही है, 100 साबुन तैयार कर रही है, लेकिन एकदम से वो कोई भी तकनीकी खराबी आने की वजह से या कोई और कारण की वजह से वो क्या कर रही है, 10 कर पा रही है, एक दिन में कितना तैयार कर पा रही है, 10 कर पा रही है। लेकिन जो मार्केट में जो डिमांड है वो तो वही रहेगी 100, जहाँ उससे भी क्या पता, अगर लोगों को चीज़ पसंद आ रही है तो 200 भी हो सकती है या 150 भी हो सकती है। तो लेकिन जो डिमांड है वो 150 होगी या 200 होगी, लेकिन सप्लाई तो डेली की कितनी आ रही है, तो 10 की। तो इससे क्या होगा, जो प्राइस है वो मैच नहीं कर पाएंगे और वो फंस जाएंगे। तो इससे क्या करें, वो क्या करेंगे, जो कंपनी वाले एकदम से उस चीज़ का जो प्राइस है वो इतना हाई कर देंगे कि लोग उसको अफोर्ड ही ना कर पाएँ, ठीक है, जहाँ उसको कम लोग उसे अफोर्ड कर पाएँ। तो ये दोस्तों होता है हमारा बोटल नेक इन्फ्लेशन। अगला दोस्तों हमारा क्या है, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन हमारा क्या होता है, स्टैगफ्लेशन इज एन इकोनॉमिक situation where consumer prices are high, economic growth is slowing and unemployment maintains a steady upward trajectory, ठीक है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है हमारा, स्टैगफ्लेशन दोस्तों हमारा शून्य दर से वृद्धि, यानी कि शून्य दर से वृद्धि, शून्य दर से वृद्धि जब होती है एनु रेट में, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने आज बिजनेस कोई लगाया, उसमें आज भी 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है और एक साल बाद भी उसमें क्या हो रहा है, 100 रुपये का ही बेनिफिट हो रहा है। तो उसमें जो ग्रोथ कितनी हुई, 0% हुई। कितनी परसेंट हुई, 0% उसमें ग्रोथ हुई। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर किसी चीज़ का 2% से कम अगर उसका अनु रेट आ रहा है तो वो क्या होगा, इकोनॉमी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगा। तो स्टैग्नेशन, इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी, बेरोजगारी हमारी बढ़ेगी, सरकार के कर्ज में वृद्धि होगी, जीडीपी आउटपुट में काफ़ी कमी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है, जो करेंसी पे पड़ता है, इफेक्ट ऑन करेंसी। द इम्पैक्ट इन्फ्लेशन हैज़ ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज दैट इट्स डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डॉलर ओवर टाइम। यानी कि किसी भी चीज़ में क्या होता है, किसी भी मुद्रास्फीति के कारण किसी भी देश की जो मुद्रा में गिरावट आती है उसे क्या होता है, इफेक्ट ऑन करेंसी। अर्थात क्या होता है, इसका मतलब और होता है कि उतनी ही मुद्रा में अब पहले के मुकाबले कम वस्तुएं खरीदी जा सकती थी। यानी कि जैसे आप पहले क्या आपने सुना होगा, 10 रुपये किलो, समझ लो एक एग्जांपल देता हूँ कि 10 रुपये किलो प्याज मिल रहा था आपको, कितना, 10 रुपये का आपको किलो प्याज मिल रहा था, ठीक है। लेकिन आपको क्या हो गया, महंगाई की बढ़ होने से, इफेक्ट करेंसी पे प्रभाव पड़ने से वो 15 रुपये केजी आपको अब क्या हो रहा है, बिक्री उसकी हो रही है। पहले वही 1 किलो प्याज आपको कितना मिल रहा था, 10 रुपये का, लेकिन अब वही किलो प्याज आपको कितने का मिल रहा है, 15 रुपये का मिल रहा है। तो इसे क्या बोलता है, इफेक्ट ऑन करेंसी बोला जाता है। तो दोस्तों आगे क्या है, आगे हमारा सेकंड पॉइंट है इफेक्ट ऑन डिमांड, ठीक है। तो ये क्या है, एन इंक्रीज इन डिमांड एंड ए डिक्रीज इन सप्लाई विल कॉज एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस बट द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि अगर किसी चीज़ की डिमांड है जो, वो क्या होता है, बढ़ जाती है, और सप्लाई क्या होता है, कम हो जाती है। तो उस अवस्था में ये क्या करते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं या कोई भी, वो क्या करता है, अपनी चीज़ का, अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो क्या कर देता है, हाई कर देता है, दाम उसका ऊंचा कर देता है। ये क्या होता है, ठीक है तो दोस्तों ये क्या होता है, प्राइस ऊंचा कर देता है।
पॉइंट हमारा दोस्तों क्या है, इफेक्ट ऑन बोरोर्स। तो बोरोर्स का पॉइंट क्या है, बोरोर्स गेन बिकॉज दे रीपे लेस इन रियल टर्म्स एज कम्पेयर टू व्हेन दे हैड बोर्ड द मनी। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जो बोरोर्स होते हैं, जो जिन्होंने कर्ज लिया होता है, उनको ये फ़ायदेमंद होता है उनके लिए। क्योंकि जैसे आपको मैं बताता हूँ कि आपके दादाजी ने किसी से 1,000 रुपया लिया था कोई 10 साल पहले। ठीक है, तो आज आप उसी बंदे को 1,000 ही रीपे कर रहे हो। ठीक है, यानी उसी बंदे को आप 1,000 रुपये उसे वापस दे रहे हो। तो क्या ये आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने वो चीज़ जो 1,000 रुपया लिया था वो लिया था आपने 10 साल पहले, लेकिन वो 1,000 रुपया अब उसे दे रहे हो आप 10 साल बाद। जब आपने वो 1,000 रुपया उधार लिया था उनसे, तो फ़ायदेमंद कैसे है, जब आपने उनसे 1,000 रुपया लिया था तो उस वक्त 1,000 रुपये की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, यानी कि 1,000 रुपये में चीज़ें आप बहुत ज़्यादा खरीद सकते थे। लेकिन जिस समय में आप उसे लौटा रहे हो वो 1,000 रुपया, उस समय 1,000 की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। 1,000 में कुछ ही चीज़ें आप खरीद सकते हैं, कुछ ही चीज़ें आप खरीद सकते हैं। तो ये क्या है, इफेक्ट ऑन बोरोर्स। तो ये उनके लिए ये पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, इफेक्ट ऑन लैंडर्स। लैंडर्स लॉस बिकॉज व्हेन दे रिसीव रीपेमेंट ऑफ देयर डेट्स देयर रियल वैल्यू ऑफ देयर मनी डिक्लीन्स बाय द अमाउंट ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। ठीक है, तो वही उनका अपोजिट, जैसे मैंने आपको बोला 1,000 रुपये पहले दिया था जिस समय पहले, उस समय उस चीज़ की जो मनी वैल्यू थी वो बहुत ही हाई थी, लेकिन इस समय जब वो रीपेमेंट कर रहा है तो उस चीज़ की जो वैल्यू है वो कम हो गई। तो लैंडर जिसने वो उनको उधार दिया तो उनके लिए ये नुकसानदायक है, क्योंकि अब उस चीज़ की उस पैसे की उतने से पैसे की कीमत जो बहुत ही कम हो गई है, तो ये उसके लिए नुकसानदायक है। तो अगला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन बिजनेस have an opportunity to earn good profit, therefore people who invest in shares during the inflation tend to gain। तो जब प्रभाव इसमें इन्वेस्टमेंट क्या प्रभाव होता है, जब किसी चीज़ में जो वृद्धि होती है, ठीक है, किसी महंगाई होती है, तो क्या होता है, कर्ज लेना क्या होता है, सस्ता हो जाता है। उस समय में क्या हो जाता है, कर्ज लेना सस्ता हो जाता है। कर्ज लेना जब अगर सस्ता हुआ तो लोग क्या करें, उत्पादों की बड़ी मांग के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा हाई मात्रा में होने लगती है। अगर लोग पैसा होगा लोगों के पास तो उन्हें की जो मांगे हैं वो भी बढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, जो मौका होता है कि वो अच्छा से प्रॉफिट उनसे वसूल कर सकें। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑन सेविंग। Over time, inflation can reduce the value of your saving because prices typically go up in the future। ठीक है, जो इफेक्ट जो उसका प्रभाव है सेविंग पे, जो हमारी बचत है उस पर प्रभाव, ये नेगेटिव प्रभाव डालता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास आज हमने कोई 1,000 रुपया सेविंग किया हुआ है, तो फ्यूचर में जो होता है, जो मनी वैल्यू होती है वो गिर जाती है। क्या होता है, मनी वैल्यू गिर जाती है। जो चीज़ आपको आज 100 रुपये की मिल रही है वो कल आपको 120 की या 150 की भी मिल सकती है। तो आपको क्या होता है, आपकी मनी जो जो आपने जो सेविंग किया वो क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है इफेक्ट ऑन सेविंग्स। क्या होता है अगला पॉइंट हमारा क्या है, इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट। High inflation in India means that goods and services in India will be more expensive than other countries because the companies will have to pay more to buy raw material, labor and other element. Therefore, the export will reduce। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट पे क्या इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, वो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव प्रभाव उसमें पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारी चीज़ में इधर हमारे देश में क्या होगा, हाई इन्फ्लेशन होगी, यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी है, तो रॉ मटेरियल ऑटोमेटिकली जो हाई प्राइस में मिलेगा। अगर हमारे रॉ मटेरियल उसमें हाई प्राइस में हमें मिल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट है वो हाई मात्रा में प्राइस में जाएगा। तो जो हाई प्राइस में अगर जाएगा दूसरे देश में, तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसे ऊंचे दामों में वही चीज़ पहले उनके या और किसी देश से उनको सस्ती मिलेगी। अगर हमारे देश से उन्हें वो ही चीज़ उनको महंगी मिल रही है, तो वो ऑटोमेटिकली जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, इफेक्ट ऑन इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट पे उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है। इन दिस एंड जो मतलब इस तरफ से क्या होता है, नाउ दिस टाइम गुड्स एंड सर्विस विल बी एक्सपेंसिव इन इंडिया, हैंस पीपल विल बी प्रेफर टू इम्पोर्ट देम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया विच विल रिजल्ट इन हाई इम्पोर्ट्स। यानी कि अगर चीज़ें हमें इधर से कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है वो महंगाई में मिल रहा है, रॉ मटेरियल जो हमें महंगा मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, हमारे देश के लोग हैं जो इम्पोर्ट करेंगे, यानी कि उधर से वो चीज़ें फॉरेन के देशों से वो विदेशों से वो क्या चीज़ें इम्पोर्ट उन चीज़ों को करेंगे और उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इम्पोर्ट्स की वृद्धि होगी। ठीक है,
तो दोस्तों हमारा अगला इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, ठीक है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का, इन्फ्लेशन का। ए मिल्ड इन्फ्लेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ बट ए रैन वे इन्फ्लेशन ऑब्स्ट्रक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एज इट रेस कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट बड़ा सही है आपका, क्या प्रभाव डालता है, दोनों तरह का प्रभाव डालता है ये, नकारात्मक भी और पॉजिटिव, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, दोनों प्रभाव डालता है। कैसे नेगेटिव कैसे डालता है और पॉजिटिव कैसे डालता है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉजिटिव प्रभाव कैसे डालता है। कि अगर जैसे मैंने बोला था कि अगर 2% से आगे 2% से आगे 3% या फिर 4% की जो ग्रोथ रेट है वो एनुअल रेट उनको मिल रहा है, तो ये क्या होगा, अर्थव्यवस्था पे सही प्रभाव डालेगा, ठीक है, पॉजिटिव प्रभाव डालेगा। लेकिन उसके विपरीत अगर जो एनुअल रेट उनको 2% से कम या फिर 2% या फिर 10% से ज़्यादा उनको जा रहा है, 10% से ज़्यादा और 2% से कम में अगर जा रहा है, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया और आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया हो, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो एग्ज़ाम। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।